खुशी, खाना रेडी है, हाथ धो ले चल। ये देखो, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? हाँ, बिना कुछ किए कुछ ठीक नहीं होगा। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। कई बार हम में से कुछ लोग अपने आप को ऐसे हालात में घिरा हुआ पाते हैं कि जिनसे बाहर निकलना तो दूर, उन्हें बयां करना भी मुश्किल होता है। और इन हालात में घिरे होने की घबराहट और छटपटाहट कई बार उन्हें ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर देती है कि जिनका ना तो कोई तर्क दिखाई देता है और ना ही कोई औचित्य। पिघलने की हद तक गर्म लोहे के चिमटे से अपने आप को गुदवाती जिस गर्भवती महिला को आपने अभी देखा, वो शगुन त्रिवेदी है। दिल्ली के मध्यम वर्गीय इलाके में रहने वाली 30 वर्षीय महिला। और उसके साथ ऐसा करने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ है, गायत्री त्रिवेदी। लेकिन उनसे ये सब करवाने वाले उनके वो हालात हैं जिनसे वो खुद और उनका पूरा परिवार गुजर रहा है। पर उनके इन हालात और उनकी इस अजीबोगरीब हरकत के मकसद और मतलब को सिर्फ सुनकर नहीं समझा जा सकता। उसे समझने और जानने के लिए हमें उनकी जिंदगी, उनके परिवार और उनके हालात को बहुत करीब से देखना होगा। खुशी, चलो बेटा, लेट हो रहा है पार्टी के लिए। चाचू नहीं आ रहे हमारे साथ? खुशी, नहीं, लेकिन मुझे चाचू के साथ बाइक पे जाना है, आप लोगों के साथ कार में नहीं। बहुत हो गया खुशी, अब तुम। तुम्हें बाइक पे चलना है ना, मैं लेके चलता हूँ। चलो चलो। विनय, कहाँ गया था तू आज? हाँ, क्या हुआ? देख, मैं मम्मी पापा की तरह ना यहाँ बहस करने नहीं आई हूँ। जितना पूछी उसका सीधा सीधा जवाब चाहिए। तू ये सब बंद करेगा कि नहीं? नहीं करूंगा। तेरी जो मर्जी आती तू करती है, तो जो मेरी मर्जी आएगी वो मैं करूंगा। तू जानता है ना विनय, मैं जो भी कर रही हूँ सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही हूँ, बल्कि पूरे घर वालों के लिए कर रही हूँ। हाँ, बहुत बड़ा दिल है ना तुम्हारा। क्या बोला तूने? तेरी हिम्मत कैसी हुई? देख लूंगा मैं तुझे। विनय, कहाँ जा रहा है? रुक विनय, मेरी बात सुन। विनय, विनय। मैं रास्ते में ही हूँ, घर के बाहर पहुंचकर मिस कॉल दूंगा, तुम आ जाना। क्या नहीं, क्या बाहर निकल। हेलो कंट्रोल रूम, ज्वालाहेड़ी के पास एक सुनसान सड़क पर एक बॉडी और एक कार मिली है। सर, मैंने आपको फोन किया था सर, ये देखिए। आसपास सर्च करो। सर, लगता है ये मामला एक्सीडेंट का है। अगर एक्सीडेंट होता तो बॉडी गाड़ी के अंदर होती, लेकिन ये बाहर। गाड़ी किसी न किसी गाड़ी से टकराई जरूर, लेकिन इसको कुचला किसने? सर, हो सकता है कि इसकी किसी गाड़ी से टक्कर हुई हो, यही देखने वो बाहर आया हो और इसी दौरान किसी और गाड़ी ने इसे टक्कर मार दिया हो। नहीं, क्योंकि बॉडी और कार दोनों सड़क के एक तरफ हैं। अगर किसी दूसरी कार ने इसे उड़ाया होता तो इस गाड़ी से टकराई जरूर होती, लेकिन इस गाड़ी की पोजीशन एकदम नीट है। और सर, एक अजीब बात और है, बॉडी के पास से ना तो वॉलेट मिला है, ना ही मोबाइल फोन और ना ही कोई आईडी प्रूफ। हो सकता है कि ये मोबाइल और वॉलेट अपने साथ लाया ही ना हो। ये देखो स्क्रैच के मार्क जो बिल्कुल ताज़ा लग रहे हैं, और जिस गाड़ी से ये गाड़ी टकराई होगी वो जरूर व्हाइट कलर की होगी। शर्मा सर, पता करो कि ये गाड़ी किसके नाम पे रजिस्टर्ड है और इसके घर वालों को भी इन्फॉर्म करो। और हाँ, आगे के सिग्नल की सीसीटीवी फुटेज चेक करो, देखो कि कोई एक्सीडेंटल व्हाइट कलर की गाड़ी निकली है। और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। वो घर मेरी है, विनय मेरा छोटा भाई। आप लोग एक ही घर में रहते हैं?
अच्छा, ये विनय जा कहाँ रहे थे? बता कर नहीं गया था सर। और कितने बजे निकले थे घर से? यही कोई 9:15 साढ़े 9 के बीच गया था। जब विनय घर से निकले तो आप लोग कहाँ थे? मैं अपनी बेटी खुशी और बीवी प्रीति को लेकर डिनर करने गया था बगल वाले रेस्टोरेंट में। तो मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी शगुन, हम तीनों घर पे ही थे। तुम्हारी वजह से हुआ ये सबको। क्या जरूरत क्या थी विनय से उस बारे में बात करने की? लेकिन भैया मैंने तो सिर्फ उससे बात की थी। मुझे क्या पता था कि वो कभी लौट कर ही नहीं आएगा। भैया भैया इसे साइन करवा के जाने दो इसे। साहब, आपका अंदाजा बिल्कुल सही था साहब। क्राइम स्पॉट के आगे वाले चौराहे के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में हमें एक वाइट कलर की वैन 9:50 पर अर्जेंसी में गुजरती हुई दिखाई दी है सर। ये देखिए, और इस स्पॉट से क्राइम स्पॉट की दूरी 10 से 12 मिनट की है। इसका फेंडर टूटा हुआ है, ये देखो। ये शायद उस एक्सीडेंट की वजह से टूटा होगा, लेकिन इसकी नंबर प्लेट क्लियर नहीं है। सर, विनय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर। ठीक है, तुम जाओ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से विनय की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई, बल्कि उसके सर पर किसी भारी चीज से बार बार वार किया गया है। और मौत का वक्त है रात 9 बजे से 10 बजे के बीच। मतलब मेरा अंदाजा सही था, यह एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है। सर, इसका मतलब यह है कि किसी ने पहले विनय को मारा, उसके बाद उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई है। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा सर? इस मर्डर को एक्सीडेंट की शक्ल देने के लिए, या फिर इस बात की डबल श्योरिटी के लिए कि विनय मर चुका है, या फिर हो सकता है कि दोनों ही वजह। सर, अगर ये मर्डर है तो हो सकता है वजह रोड रेज हो सकता है विनय की गाड़ी की टक्कर किसी दूसरी गाड़ी से हुई है, और इस टक्कर की वजह से विनय की उस आदमी से लड़ाई हुई है, और इसी लड़ाई झगड़े में उस आदमी ने किसी भारी चीज से विनय के सर पे वार किया हो और उसके बाद उसे कुचलकर भाग गया। लेकिन ऐसे में वो दूसरा ड्राइवर उसका वॉलेट और फोन लेकर क्यों जाएगा? एक काम करो सर, वारदात वाले दिन की विनय की कॉल डिटेल्स निकालो और देखो कि उसकी किस किस से बात हुई थी। हो सकता है इसमें से ही किसी ने उसे वहां बुलाया। ठीक है सर। शगुन, ऐसे बेचैन होकर इधर उधर घूमने से क्या होगा? देख, मामला भी बहुत गर्म है, अभी हमें चुप्पी लगाकर बैठना होगा, नहीं तो फंस जाएंगे हम। समझ रही है ना तू? अच्छा, जाके अपने कमरे में आराम कर। ये विनय के कॉल रिकॉर्ड्स। कल रात अपने मर्डर से 5 मिनट पहले विनय ने किसी सादिया कुरैशी से बात की थी। जी सर, सादिया और विनय एक ही ऑफिस में काम करते थे और दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। जी, हमें सादिया से बात करनी है, वो घर पे है। मुझे बताइए क्या बात है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। मैंने कहा हमें सिर्फ सादिया से बात करनी है। हमने सुना है तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। शादी की थी सर हम दोनों ने, कब? कुछ महीने पहले। लेकिन विनय के परिवार में से हमें इस बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। हम दोनों जानते थे कि इस रिश्ते के लिए विनय की फैमिली कभी भी नहीं मानेगी, इसलिए हमने चुपके शादी की थी। मरने से ठीक पहले विनय ने तुम्हें कॉल किया था, क्या कहा था उसने? सर, उसकी लड़ाई हो गई थी उसके घर वालों से, वो काफी परेशान था, इसलिए उसने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ सादिया, मैं रास्ते में ही हूँ, घर के बाहर पहुँचकर मिस कॉल दूंगा, तुम बाहर आ जाना। लेकिन वो आया नहीं सर। मैंने कई बार उसे फोन भी ट्राई किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अच्छा, विनय की फैमिली में से कभी किसी से मिली हो तुम? सर, एक बार उसकी माँ आई थी हमारे ऑफिस। देख, मैं तुझे आखिरी बार समझा रही हूँ, मेरे बेटे का पीछा छोड़, ये तो ठीक नहीं हो। सुन रही है तो मैं क्या कह रही हूँ? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि विनय के मौत के पीछे उसके परिवार में से ही किसी का हाथ? नहीं सर, लेकिन हमारी शादी को लेके विनय और उसके परिवार वालों में काफी मनमुटाव था। अच्छा, इस घर में तुम दोनों अकेले रहते हो? तुम्हारे अम्मी अब्बू? एक्चुअली उनका इंतकाल काफ़ी टाइम पहले हो गया था, अब सिर्फ हम दोनों ही रहते हैं। अच्छा, विनय ने कभी शादी के बाद तुमसे साथ रहने के लिए नहीं कहा? सर, वो मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकता था,
ये बात मैं भी बहुत अच्छे से जानती थी और वो भी। लेकिन इलाहाबाद से उसे एक जॉब का ऑफर आया था जो उसने एक्सेप्ट भी कर लिया था और अगले महीने हम दोनों वहाँ शिफ्ट भी होने वाले थे। लेकिन अच्छा, तुम लोगों की ये शादी कोर्ट में रजिस्टर्ड हुई थी ना, तो इस शादी का सर्टिफिकेट भी होगा। इस अफजल के फोन लोकेशन निकालकर कत्ल के वक्त और लोकेशन के साथ मैच करो। हो सकता है कि अपनी बहन के एक हिंदू लड़के के साथ शादी कर लेने की बात को ना पचा पाने के चलते ही इसने उसे ठिकाने लगा दिया हो। लेकिन सर इस अफजल को देखकर ऐसा लगा नहीं कि विनय और सादिया के इस रिश्ते से इसको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम रही होगी। विनय की मौत के बाद अफजल के पास ऐसा दिखाने के लिए था भी क्या शर्मा? अगर अफजल इतना ही लिबरल होता तो सादिया ने पहले ही अपने और विनय के रिश्ते के बारे में इसे बता दिया होता और इनकी शादी के सर्टिफिकेट पे सबसे पहला विटनेस में नाम अफजल का होता, जो कि नहीं है। और हाँ, इसके अलावा जो विटनेस हैं शादी के, उन सबसे भी हमें बात करनी होगी। सादिया मेरी कॉलेज फ्रेंड थी, इसलिए मैं उसके शादी में विटनेस बन के गई थी। सादिया और विनय के रिश्ते के बारे में क्या कहेंगी आप? सर वो अपने रिश्ते से बहुत खुश था, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वो कोई प्रॉब्लम में है। और सादिया? हाँ सर, सादिया भी बहुत खुश थी, लेकिन वो अपने भाई अफजल को लेकर थोड़ी परेशान थी। अफजल बहुत गुस्से वाला लड़का है। सादिया ने इसीलिए अपनी शादी की बात उसे नहीं बताई थी, पर पता नहीं उसे कैसे पता चल गया। उसने बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया सर। सादिया का अगर नाम भी लिया ना साले अपने मुंह से, तेरी मुंडी काट के चौराहे पर लटका दूंगा। तेरे घर वाले भी तेरी लाश नहीं पहचान पाएंगे, समझा कि नहीं? लेकिन सादिया और विनय ने शादी कर ली और बाद में अफजल को सब कुछ बता दिया था। नहीं साहब, मैंने विनय को नहीं मारा है, लेकिन सर अगर शादी से पहले पता चल जाता ना तो मैं उसको जरूर मार देता। और फिर शादी के बाद विनय को मार के साहब अपनी बहन को बेवा क्यों करता मैं? इसलिए चुपचाप अपने आप को समझा लिया कि नहीं, सादिया की इसमें खुशी, इसलिए कुछ नहीं करना। सर कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक तो मर्डर के वक्त अफजल लोकेशन के आसपास भी नहीं था। हो सकता है अफजल ने ये काम किसी और से करवाया। इसकी पूरी कॉल हिस्ट्री निकालो और देखो कि क्या ये किसी प्रोफेशनल किलर के टच में था। ठीक है सर। हेलो, क्या? विनय के पिता अशोक त्रिवेदी ने विनय का लाइफ इंश्योरेंस क्लेम किया है। क्योंकि एक मर्डर केस है और इसका इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, तो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना जरूरी होगा। कितने का क्लेम है ये? 40 लाख का, और इसके नॉमिनी भी उनके माता पिता ही है। इन्फॉर्मेशन के लिए शुक्रिया, लेकिन अभी इस क्लेम को होल्ड पे ही रखिएगा। थैंक यू। क्या बोल रहे हो सर आप? विनय उस सादिया से शादी, और वो हम लोगों को छोड़कर इलाहाबाद जाने वाला था? आप लोग तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे आप लोगों को उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। अगर ऐसा ही था तो आपकी पत्नी विनय और सादिया के ऑफिस में जाके हंगामा क्यों कर रही थी? तो और क्या करते मैं? वो लड़की तो पीछे ही पड़ गई थी मेरे विनय के। मुझे अफसोस है कि विनय के इंश्योरेंस के लिए जो आप लोगों ने क्लेम किया था उसे हमने रुकवा दिया है। इस अशोक से मुझे सही वाइब्स नहीं आ रही हैं शर्मा। इसके बेटे की मौत को अभी 7 दिन भी नहीं हुए और ये इंश्योरेंस क्लेम करने निकल पड़ा। पता करो इसके बारे में। 40 लाख रुपए की रकम थोड़ी नहीं होती। ठीक है सर। रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था विजिलेंट वालों ने। आज भी हर दूसरे दिन कोई ना कोई दरवाजे आके खड़ा हो जाता है अपने पैसे मांगने के लिए। आप यहाँ पर क्यों आ गए? यहाँ पे नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? इतने महीनों से आपने पैसा लिया टेंडर के लिए, ना पैसा लौटा रहे हैं, ना फोन उठा रहे हैं। ठीक है, मैंने पैसे लिए, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं अभी मुसीबत में हूँ। 2 महीने का वक्त दे दीजिए, मैं आपके पाई लौटा दूंगा। अशोक और विनय का तो कभी सुना नहीं, लेकिन जब से शगुन डाइवोर्स के चक्कर में मायके चली आई, तब से विनय और शगुन के बीच झगड़े होने लगे। हाँ, नहीं चाहिए मुझे तेरे जैसा भाई, समझा ना? भगवान करे तू अभी जाए और कभी लौटकर वापस ही ना आए, समझा? और सिर्फ खबर आए तेरी। तेरे से पापियों की अगर भगवान सुनने लगा ना तो फिर चल चुकी दुनिया। मैं लौटूंगा भी और इस घर में वापस भी आऊंगा। किराया देता हूँ, किराया, फोकट में नहीं रहता हूँ। मेरे पति का घर छोड़ के यहाँ बैठी है। ये रेंट से क्या मतलब था विनय का? मकान तो अशोक त्रिवेदी का ही है ना? सर घर तो अशोक जी का ही है, लेकिन वो अपने दोनों बेटों से अपने ही घर में रहने का किराया लेते थे। सर, अफजल के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि उसका किसी भी हिस्ट्री शीटर से कोई कनेक्शन नहीं है। ये देखिए सर। हो ना हो ये काम किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर का ही है और इसमें विनय के किसी अपने का ही हाथ है। हमें सिर्फ ये देखना है कि ऐसा है कौन। अच्छा, विनय के सेलफोन का कुछ पता चला? सर साइबर सेल ने उसके IMEI नंबर का पता लगा लिया है। फिलहाल तो वो फोन स्विच ऑफ है सर, लेकिन जैसे ही ऑन होगा हमें पता चल जाएगा। गुड। और शर्मा,
अशोक के बारे में तुम्हारी क्या राय है? क्या अशोक अपने बेटे का कत्ल करवा सकता है? सर ऐसे तो कोई वजह नजर नहीं आती, लेकिन अगर बात विनय के इंश्योरेंस मनी का हो भी सकता है सर। एग्जैक्टली। बात सिर्फ पैसे की नहीं है, सख्त जरूरत की भी है। अशोक ने जिन लोगों से पैसे ले रखे थे वो अपने पैसे वापस मांगने के लिए अशोक पर दबाव बना रहे थे, और अशोक के पास इतने पैसे थे नहीं कि उनके पैसे लौटा सकता। मुझे लगता है कि इसी वजह से अशोक ने अपने दोनों बेटों में से एक की बलि चढ़ाने का फैसला ले लिया होगा। हो सकता है सर। अशोक के अलावा मेरा डाउट विनय की बहन शगुन पर भी है। हम ये तो जानते हैं कि दोनों के रिश्ते खराब थे, पर क्या ये रिश्ते इतने खराब थे जिसकी वजह से विनय का मर्डर हो गया? एक काम करो सर, विनय के पिछले 6 महीने की कॉल डिटेल्स निकलवाओ और देखो कि इसकी जिंदगी में कौन कौन शामिल था और कौन कौन कितना करीब या दूर था। ठीक है सर। पिता अशोक के अलावा इस हत्या के मामले में पुलिस को जिस दूसरे व्यक्ति पर शक था वो थी विनय की बड़ी बहन शगुन। तहकीकात के दौरान परिवार के पड़ोसियों से पुलिस को पता चला था कि शगुन विनय से नाराज रहा करती थी और विनय भी शगुन को पसंद नहीं करता। शगुन का अपने ही बदन को गर्म चिमटे से गुदवाना, जो कि काफी संदेशपद और असामान्य घटना थी। क्या उस घटना का इस हत्या से कोई ताल्लुक था? क्या शगुन अपने भाई की हत्या कर सकती थी? तो क्या यह संभव था कि इन दोनों ने ही मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया हो, या फिर गुनहगार कोई और ही था? पुलिस अभी इन सवालों के जवाब ढूंढ ही रही थी कि तभी विनय के फोन कॉल डिटेल्स में एक ऐसा नंबर नजर आया जिसने इस मामले में एक नया आयाम जोड़ दिया। सर, विनय के पिछले 6 महीने कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि या तो उसकी बात सादिया से होती थी या तो उसके अपने कुछ दोस्तों से, जिनसे हम ऑलरेडी मिल चुके हैं। लेकिन सर खास बात यह है कि जिस दिन विनय का मर्डर हुआ उसी दोपहर विनय ने एक नंबर पे 4 बार कॉल किए थे सर। पहले 3 कॉल की ड्यूरेशन सिर्फ 2-2 सेकंड की थी सर, लेकिन जो चौथी बार कॉल किया उसकी ड्यूरेशन लगभग 35 मिनट की थी, और ये नंबर किसी अरविंद शर्मा के नाम पर है सर। मैं विनय का जीजा हूँ। उसकी बड़ी बहन शगुन से मेरी शादी हुई थी। और अब तुम्हारा डाइवोर्स होने वाला है, जान सकता हूँ क्यों? उसके पिता अशोक त्रिवेदी की वजह से। दरअसल मैं एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ। रिश्ते में तो वो मेरे ससुर थे, लेकिन अपना हर काम उन्हें पैसे देकर ही करवाया है मैंने। एक दिन उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और मेरे लाखों रुपए फंस गए। पैसों के चक्कर में पहले बहस हुई और फिर गाली गलौज। इसी कारण से हमारे बीच रिश्ते बहुत बिगड़ गए। एक दिन घर छोड़ के वो मैके चली गई और वहां जाके उसने घरेलू हिंसा, दहेज मांगने का झूठा केस फाइल कर दिया मेरे खिलाफ। जिस दिन विनय का कत्ल हुआ उस दिन विनय ने आपको कई कॉल किए थे, बताएंगे क्यों? सर वो मेरी मदद करना चाहता था। कैसी मदद? जीजू मैं जानता हूँ दीदी ने आपके खिलाफ जो केस किया वो झूठा है, और माँ और पापा भी इसमें उनके साथ मिले हुए हैं। लेकिन मैं इन लोगों को आपकी लाइफ बर्बाद नहीं करने दूंगा। जीजू मैं आपकी मदद करूंगा। क्या करेगा अकेले तू? मैं इन लोगों के खिलाफ कोर्ट में गवाही दूंगा। इन सब के खिलाफ सबूत है मेरे पास। अरविंद ने हमें बताया कि आप और आपकी बेटी उसे झूठे डोमेस्टिक वायलेंस केस में फंसाना चाहते हैं। झूठ बोल रहा है वो अरविंद, बल्कि मैंने ही विनय को भेजा था अपने घर। मेरा कुछ सामान रह गया था इसीलिए। और प्लीज सर, मेरी लाइफ में इतना भी बेकार टाइम नहीं है कि उस जैसे इंसान को परेशान करने के लिए उसके ऊपर कोई झूठा वूठा केस कर दूं। इतना तो हम भी समझते हैं मिस शगुन कि अपने पति को फंसाने के चक्कर में आप अदालत के चक्करों में नहीं पड़ेंगी, लेकिन अपने पति से मोटी एलिमनी ऐंठने के चक्कर में ऐसा कर ही सकती हैं। क्यों? वैसे भी आपको पैसों की बहुत जरूरत है। क्यों मिस्टर अशोक? सुना है आप सस्पेंड हो गए थे, रिश्वत लेते हुए पकड़े गए? जी, लिया करता था मैं रिश्वत, ताकि मेरे बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ाई कर सके, अच्छी जिंदगी जी सके। और उन्हीं बच्चों से अपने ही घर में रहने के लिए आप किराया वसूलते थे। क्यों? क्योंकि इन्हें इनकी जिम्मेदारी का एहसास हो सके। और इसी रेंट के चक्कर में तुम्हारी विनय से लड़ाई हुआ करती थी ना? हाँ सर, मैं मानती हूँ कि मेरी और विनय की नहीं जमती थी, लेकिन उसकी वजह मैं नहीं थी, बल्कि वो सादिया थी। और विनय और सादिया को पहली बार मैंने ही देखा था, और जैसे ही मुझे उन दोनों के बारे में पता चला मैंने सीधे आके मम्मी पापा को बता दिया। बस उसी दिन से विनय को ऐसा लगने लगा कि मैं उसकी सबसे बड़ी दुश्मन हूँ। और सर, मेरे अकेले का झगड़ा नहीं होता था विनय के साथ, बल्कि वो प्रीति भी आए दिन विनय के साथ झगड़ती रहती थी। प्रीति कौन? तुम्हारे दूसरे भाई नितिन की बीवी? उसे क्या परेशानी थी विनय से? पता नहीं क्यों, लेकिन उसे खुशी का विनय के साथ वक्त बिताना अच्छा नहीं लगता था। कहाँ है तुम्हारा ये भाई नितिन और उसकी बीवी प्रीति? वो दोनों तो ऑफिस गए हैं सर। शगुन के पति अरविंद ने जो हमको कहा, अगर वो सही है
तो शगुन के पास बहुत स्ट्रांग मोटिव है विनय के कत्ल का। शगुन अपने पति से मोटी एलिमनी ऐड कर अपनी लाइफ सेट करने का प्लान बना रही थी, लेकिन विनय बीच में आ गया। विनय ने शगुन को धमकी दी कि वो शगुन के खिलाफ अदालत में गवाही देकर अरविंद का साथ देगा, और उसे ऐसा करने से रोकने के लिए ही शगुन ने विनय को मरवा दिया। हाँ सर, और इस शगुन ने विनय और प्रीति के झगड़े को लेकर भी कुछ कहा था। मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है। हो सकता है ये सही हो, या ये भी हो सकता है कि प्रीति का नाम लेकर वो हमारा ध्यान भटकाना चाहती हो। अभी पता चल जाएगा। हमने सुना है कि विनय के साथ आपके झगड़े हुआ करते थे, जान सकता हूँ क्यों? किसने बताया आपको ये? ठीक है, सवाल मत पूछिए, मैंने जो पूछा है उसका जवाब दीजिए। झगड़े हुआ करते थे या नहीं, और अगर होते थे तो क्यों? जी वो विनय के साथ खुशी का काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ करता था, बस इसी वजह से थोड़ी कहासुनी हो गई थी, बाकी कुछ नहीं। इस टाइम वेस्ट का कोई एग्जाम्पल दे सकती हैं? जी वो विनय खुशी को पहले स्कूल छोड़ा करता था अपनी बाइक पर। लेकिन बाद में स्कूल से थोड़े कंप्लेंट्स आने लगे कि खुशी टाइम पे स्कूल नहीं जा रही है, बस इसी वजह से थोड़ी कहासुनी हो गई थी। ठीक है, जा सकती हैं। शर्मा, ये प्रीति झूठ बोल रही है। जितनी छोटी बात ये बता रही है उतनी छोटी लग नहीं रही। जरूर कुछ और भी है जो हमसे छुपाया जा रहा है। इस प्रीति की पूरी डिटेल्स निकलवाओ। ठीक है सर। मैं करता हूँ। मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता हूँ। किससे बात कर रहे थे? वो मेरे ऑफिस से फोन था। अच्छा, पैसों का इंतजाम हुआ? कर रहा हूँ ना, हो जाएगा। देखो, अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ और अपना काम रुक गया ना, तो मैं ज्यादा दिन यहाँ पे नहीं रहने वाली। सर, प्रीति के पिछले 6 महीने कॉल रिकॉर्ड में एक भी कॉल ऐसा नहीं है जिस पे शक किया जा सके, सिवाय एक कॉल के जो उसने कल रात को करीब 3 बजे किया था। रात को 3 बजे? इतने और टाइम पे किसे कॉल किया था उसने? सादिया को सर। भाई ये तो उस लौंडे का बटुआ से। मैंने तुझे कितनी बार बोला कि वो बटुआ और मोबाइल दोनों ठिकाने लगा दे, लेकिन तू दोनों ने अपनी गोद में बालक की तरह लेके घूम रहा से। भाई उस टाइम टाइम ना था यार, अब जान लग रहा हूँ बस, तू काम खाई भड़कता रहे। जी सर, मैंने सादिया को फ़ोन किया था क्योंकि मुझे शक था कि उसका मेरे पति के साथ कुछ चक्कर चल रहा है। क्या? सादिया बात कर रही है ना तू? मैं प्रीति, नितिन की वाइफ। मैं सब जानती हूँ। विनय के मरने से पहले से तुम दोनों बात कर रहे हो, अफेयर चल रहा है ना तुम दोनों का? क्या बकवास कर रही हैं आप? और इस बारे में जो भी पूछना है ना, जाके अपने पति से पूछिए। नहीं रातों किससे बात कर रही है तू? हेलो, क्या चाहिए मुझसे? बात कर। नितिन सादिया से पैसे क्यों ले रहा था? जी सर, मैंने नितिन से पूछा कि उन्होंने सादिया से पैसे क्यों लिए थे, मगर कुछ बताया नहीं। पागल हो गए हो? हाँ, उससे पैसे लेने की क्या जरूरत थी? अरे प्रीति, तुम्हें भी पता है हमें पैसों की कितनी जरूरत थी। और अफजल, आज तुम्हारी वजह से इन पैसों के चक्कर में उसने मुझसे कितने गंदे से बात की है। मैं बात करता हूँ ना अफजल से, फोन पे बात करता हूँ, मिलके बात करता हूँ, और जरूरत पड़ेगी ना तो किसी और से पैसे ले लूंगा और ये सादिया का कर्जा चुका दूंगा। विनय से शादी करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी, और इस बात का एहसास मुझे हो गया था। सर, वो बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा मैं सोच रही थी, और उसकी फैमिली वो तो एकदम अजीब ही थी, किसी की किसी से नहीं बनती थी। और दूसरी तरफ विनय, वो हमारी कंपनी में सिर्फ एक इंटर्न था सर, और वो इसी पोजीशन पे खुश भी था। लाइफ को लेकर उसकी कोई सीरियस प्लानिंग नहीं थी। मेरी जिम्मेदारी उठाना तो दूर की बात, वो मुझसे ही पैसे लेके अपना खर्चा चलाया करता था। सर, मुझे पता चल गया था
कि उसके साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं उसके साथ नहीं रहूँगी। विनय, तुम्हारा ज़िंदगी जीने का तरीका अलग है और मेरा अलग। मैं ऐसे नहीं जी सकती हूँ। मुझे एक सिक्योर लाइफ चाहिए, और जो तुम मुझे कभी नहीं दे सकते। किसने बोला मैं तुम्हें सिक्योर लाइफ नहीं दे सकता? अरे मेरे इलाहाबाद वाली जॉब की बात चल रही है। पिछले 2 महीने से सुन रही हूँ इसके बारे में। अब तक तो कुछ नहीं हुआ और होगा भी नहीं, इसलिए बेटर होगा कि हम लोग अलग हो जाएं। जो बात हो ही नहीं सकती वो बात बार बार बोल के क्या फायदा? तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मैं तुम्हें छोड़ के मेरा हाथ दर्द कर रहा है, छोड़ो। सर, विनय की फैमिली में एक नितिन भैया ही थे जिनकी वो बहुत तारीफ करता था, तो मैंने उनसे मिलकर बात करने का फैसला किया। नितिन भैया, अब मैं समझ चुकी हूँ कि मैं और विनय एक साथ खुश नहीं रह सकती, इसलिए मैं अलग होना चाहती हूँ, लेकिन विनय की समझने को तैयार ही नहीं। भैया प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए, प्लीज़ उसको समझाइए कि वो मुझे डिवोर्स दे दे। मैं थोड़ा जिद्दी है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, वो मेरी बात नहीं टालेगा। मैं बात करूंगा उससे, लेकिन उसके लिए मुझे एक फेवर चाहिए तुमसे। मुझे तुमसे एक लोन चाहिए। सर, उस दिन से लेकर आज तक उस आदमी ने मुझसे 3 लाख रुपए ऐंठे हैं। आज तक जितना भी मैंने कमाया पहले उस विनय ने ले लिया और बचा कुचा उसके भाई नितिन ने। और फिर तुमने नितिन पे दबाव बनाना शुरू किया कि वो विनय को मारकर तुम्हारा कर्ज उतार दे, और उसने ऐसा कर भी दिया। नहीं सर, अल्लाह गवाह है, मैंने कभी भी विनय का बुरा नहीं चाहा। तुमने अपने भाई अफजल को क्यों नहीं बताया कि तुम विनय से तलाक लेना चाहती हो? ये बात मैं अफजल को बताती तो पता नहीं क्या करता विनय के साथ। विनय की सलामती के लिए मैंने अफजल को कुछ नहीं बताया। अरे वो मोबाइल और बटुआ फेंक दिए तूने? जब फेंकना ही था तो चोरी क्या खातिर करा दी? बहुत लंबी जबान हो गई तेरी, जितना पूछ रहा हूँ उतना बोलना। क्या किया? उधर है बटुआ। मोबाइल दे दिया मैंने बेचने खातिर दुकान पर। अरे बावड़ी पूछ, अगर मोबाइल पुलिस के हाथ लग गया तो जो माएगा तो बेवकूफ ला रहा है मैंने। जितना तू ला रहा है ना उतना हूँ नहीं मैं। सब मैं डिलीट करके दिया उस टाइम कि मैं हाउस में खाली है वो हम कहीं चढ़िया जा हूँ मैं। मेरी बहन के पैसे खाएगा साले। मेरी बहन की, पहले तेरे भाई ने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करी, अब तू उसके पैसे खाएगा। मैडम, डॉक्टर ने कुछ बताया? नहीं पापा, वो अभी भी ऑपरेशन थिएटर में ही है। इसीलिए तूने नितिन पे अटैक किया? मेरी बात सुनो साहब एक बार। मेरी बहन के मेहनत के पैसे खाने की कोशिश कर रहा था साहब, और जब वापस मांगे तो बोला नहीं देगा, इसलिए मेरा खून खोल गया था साहब, इसलिए मारा मैंने उसको। नहीं देता मैं पैसे, क्या कर लेगा तू? क्या कर लूंगा तुझे बता दूंगा। मुझे नहीं पता किसने उसको पे गाड़ी चढ़ाई साहब, मुझे नहीं मालूम। झूठ मत बोल अफजल, वरना बुरा फंसेगा। खुदा है पाक की कसम, खुदा है कुरान की कसम, मैंने नहीं मारा। हाँ साहब, नितिन का मुंह तोड़ के उसको सबक जरूर सिखाना था, वो मैंने किया साहब। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया साहब, अब जैसे मर्जी चाहे वैसे पता कर लो। नहीं किया तो नहीं किया साहब। शर्मा सर, नितिन को होश आया क्या? फिलहाल तो नहीं सर। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, सब इंस्पेक्टर शेखर हियर। सर, विनय के फोन का IMEI नंबर ट्रेस हो गया। एक्सक्यूज मी। यस सर। वो फोन कहाँ है? सर यही है वो फोन। कौन लेके आया? 30 साल का कोई बंदा था, मोबाइल बेचने आया था। सिम कार्ड कहाँ है इसका? सर सिम कार्ड तो नहीं था, पूरा मोबाइल फॉर्मेट मारा हुआ था। जो आदमी इसे लेकर आया था उसकी शक्ल याद है? स्केच बनवा सकते हो? जी सर। अरेंज करो सर। अरे घना होशियार समझे अपने आप ने। क्या होया के? घुस गई तेरी होशियारी भैंस की पूछ में। तेरे बाप खड़े मोबाइल की दुकान पे। मतलब पुलिस वाले? हाँ पुलिस, जल्दी सामान बांध और निकल यहाँ से। शर्मा सर, विनय के फोन को साइबर सेल में भिजवाओ और बोलो कि इसका डाटा रिट्रीव करने की कोशिश करें। ठीक है सर। लेकिन सर
पहले विनय और अब ये नितिन, इन दोनों को एक ही तरीके से टारगेट किया गया है सर। क्या लगता है कहीं अफजल हमसे कुछ झूठ तो नहीं बोल रहा? शर्मा, अफजल तो हमारे शक के दायरे में है ही, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जब इस तरह से सिबलिंग्स को अटैक किया जाता है तो अधिकतर मामलों में वजह पैसा या प्रॉपर्टी होती है। पता करो कि नितिन और विनय की मौत से सबसे ज़्यादा फायदा किसे होने वाला था। सर इन दोनों की मौत से तो सबसे ज़्यादा फायदा शगुन को ही हो सकता है सर। शर्मा, ये भी पता करो कि अशोक की कितनी प्रॉपर्टी है और इनके घर की मार्केट प्राइस क्या है। ठीक है सर। विनय की हत्या की शक की सुई उसके अपने पिता अशोक, उसकी बहन शगुन, उसकी पत्नी सादिया के भाई अफजल से होती हुई उसके बड़े भाई नितिन पर आकर टिकी ही थी कि नितिन पर जानलेवा हमला हो गया। और इस हमले ने पुलिस द्वारा लगाए गए अब तक के उनके अंदाजों और अनुमानों को हिलाकर रख दिया। नितिन की हत्या के हालात भी ठीक वैसे ही थे जिन हालात में विनय की मौत हुई थी। ये साफ था कि कोई एक ही व्यक्ति था जो इन दोनों भाइयों की जान लेना चाहता था, और वो सिर्फ शगुन ही थी जिसे अपने इन दोनों भाइयों के मरने से सीधा फायदा हो सकता था। तो क्या ये दोनों ही अपराध शगुन ने किए थे या करवाए थे? और अगर हाँ, तो क्या इन्हें अंजाम देने में उसके पिता अशोक भी उसके साथ थे, या फिर सच कुछ और ही था, कुछ ऐसा जिसकी अभी तक किसी ने कल्पना भी नहीं की थी? सर मैंने पता किया है, अशोक के पास प्रॉपर्टी के नाम पर कुछ भी नहीं है, और जो कुछ भी था वो सस्पेंड होने के बाद कर्जदारों के कर्ज देने में बिक चुका है। यहाँ तक कि उसका अपना घर भी किसी प्राइवेट फाइनेंसर के पास गिरवी पड़ा हुआ है सर। मुझे ये मामला प्रॉपर्टी का नहीं लगता सर। अगर विनय के मर्डर और नितिन पे हुए हमले की वजह प्रॉपर्टी नहीं है तो हो सकता है कि प्रॉपर्टी ना होने के चलते ये हुआ। प्रॉपर्टी ना होने के चलते मतलब सर? अपने भाइयों की मौत से शगुन को कुछ नहीं मिलता, लेकिन अपने बेटों की मौत से अशोक को वो सब कुछ मिल जाता जो उसने अब तक खोया है। खाली विनय का इंश्योरेंस कवर 40 लाख का था। अगर नितिन का भी इतना ही होता है तो अशोक की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सर, साइबर सेल ने विनय के मोबाइल से डेटा रिकवर कर लिया। सारे डेटा इस पेन ड्राइव में। देखो, सर इसमें ज़्यादातर तो विनय की भतीजी खुशी की पिक्स है। ये सब नॉर्मल नहीं है शर्मा। मुझे लगता है कि मेरा अंदाजा सही है कि खुशी और विनय के रिलेशन नॉर्मल नहीं थे। और सर ये देखिए, यहाँ पर एक वीडियो भी है। यानी अरविंद सही कह रहा था कि विनय जरूर उसकी मदद करना चाहता था, और शायद ये वही वीडियो है जो विनय अरविंद को देना चाहता था। हेलो, ओके ओके ठीक है, थैंक यू सर। मोबाइल शॉप ओनर ने उस बंदे का स्केच बनवाया था जिसने विनय का मोबाइल बेचने के लिए दिया था। वसंत कुंज थाने से पता चला है कि उस बंदे का नाम रोशन सिंह है। बेसिकली वो हरियाणा का रहने वाला है, लेकिन उनके पास दिल्ली का भी एड्रेस है उसका। सर उन्होंने मुझे मैसेज भी किया। गुड, तुम इस रोशन सिंह को देखो, मैं शगुन और उसकी माँ को मिलता हूँ। कम ऑन। ये यहीं कहीं रहता है ना? कल तक तो यहीं रहते थे, रात में ही दोनों चले गए। दोनों? इसके साथ कोई और भी रहता था क्या? रिश्ते में बड़ा भाई लगता था, दोनों मिलके कुछ साथ में काम करते थे। अच्छा, यहाँ से कहाँ गए होंगे कुछ तो बताया होगा ना उन्होंने? नहीं साहब, नहीं पूछा, लेकिन गाड़ी उनकी यहीं है, वो शायद वापस आ जाए। गाड़ी? ये गाड़ी तो वही है। एक काम करो जी, इसका नंबर नोट डाउन करो। ओके सर। और आरटीओ पता करो कि ये किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। जी ठीक है। हाँ, मतलब खुशी का थोड़ा झुकाव था विनय की तरफ। सर ये सिर्फ क्रश था, विनय बस उसे अच्छा लगता था, बाकी कुछ नहीं। इसीलिए आप विनय से नाराज थे? क्या विनय ने कभी खुशी का कोई फायदा उठाया? नहीं सर, कभी नहीं। मतलब विनय को तो पता भी नहीं था कि खुशी के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मैं उसकी माँ हूँ, मैंने पहचान लिया था। इसीलिए दोनों को मैं दूर रख रही थी ताकि कुछ गलत ना हो जाए। इसी डर से आपने विनय को मरवा दिया? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। ओके, तो जिस गाड़ी के नंबर प्लेट के बारे में आपने आरटीओ से पता लगाने के लिए कहा था, वो नंबर प्लेट नकली है सर। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। एक काम करो जी, गाड़ी की चेसिस नंबर से पता लगाओ कि ये गाड़ी किसकी। ओके सर। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर।
मैंने ये सब सिर्फ अरविंद से बदला लेने के लिए किया। किस बात का बदला? सर, अरविंद ने मुझसे शादी इसीलिए की क्योंकि मेरे पापा बड़ी पोस्ट पे काम करते थे और जैसे पापा सस्पेंड हो गए सर, उसका तो अचानक से रवैया ही बदल गया। सर, आप जानते हैं मेरे पापा ने मेरी शादी करवाने के लिए हमारा घर तक गिरवी रख दिया था। सर, उस अरविंद ने मुझे धमकियां देना शुरू कर दिया था। कहता था मैं तुम्हें छोड़ दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। इसीलिए मैंने तय कर लिया मैं इसे चैन से जीने नहीं दूं। और जब विनय ने अरविंद का साथ देने की बात कही तो अरविंद के साथ साथ विनय भी तुम्हारा दुश्मन हो गया और तुमने अपने ही भाई को मरवा डाला। नहीं सर, ये सच नहीं है। मैं मानती हूँ कि विनय और मेरी नहीं बनती थी, लेकिन था तो वो मेरा छोटा भाई ना। मैं अपने भाई की जान कैसे ले सकती हूँ सर? मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने विनय की जान नहीं ली सर, मैंने उसे नहीं मारा। हेलो, क्या? ठीक, नितिन को होश आ गया। अफजल और उसके साथियों ने तुम पे अटैक किया। उसके बाद उसने सफेद वैन से टक्कर मार मार कर तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। पक्का बता नहीं सकता सर। मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? एक वैन ने टक्कर मारकर तुम्हारी जान लेने की कोशिश की और तुमने उसे देखा ही नहीं? पीछे से टक्कर मारी थी ना सर, गिर गया और बेहोश हो गया, देख नहीं पाया। सर, मुझे लगता है कि ये नितिन झूठ बोल रहा है, क्योंकि चलती गाड़ी के अंदर ना देख पाना ये तो पॉसिबल है, लेकिन इतनी बड़ी गाड़ी को ना देख पाना ये कैसे पॉसिबल हो सकता है सर? समझ में नहीं आ रहा है कि ये नितिन अगर झूठ बोल रहा है तो क्यों? कोई ऐसे आदमियों को क्यों बचाना चाहेगा जिनके हाथों इसकी जान जाते जाते बची? खैर, इस कार के मालिक का कुछ पता चला? हाँ सर, वो गाड़ी करीब 9 महीने पहले कानपुर से चोरी हुई थी। मैंने वहाँ की पुलिस से भी कंफर्म कर लिया है सर। और कोई लीड? मतलब रोशन का फोन नंबर या एड्रेस? नहीं सर, अभी तो कुछ पता नहीं चला है। ये रोशन हरियाणवी बोलता था, लेकिन गाड़ी इसने कानपुर से चोरी की। इस बात के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि कानपुर से इसका कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। मुजरिम था, हो सकता है कभी कानपुर में एक्टिव हो। अगर ऐसा है तो कानपुर पुलिस के पास इसका रिकॉर्ड जरूर होगा। मैं अभी पता करता हूँ सर। I'm sorry, मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ। अगर उस दिन मैं आप पे शक करके सादिया को फोन नहीं करती तो शायद आपके साथ ये सब नहीं होता। सर, करीब 2 साल पहले रोशन अपने कजिन के साथ हरियाणा से कानपुर शिफ्ट हो गया था। कानपुर पुलिस से हमें उसका एड्रेस मिल गया सर। ये सारा कमरा साफ करना पड़ेगा। यह सब तेरी वजह से है। अगर तूने मेरी बात मानी होती तो हमने दिल्ली ना छोड़ना पड़ती और ना ये कमरे में चुपके रहना पड़ता। भाई तू कमाल कर रहा है। ये बोल दिया ना, हो गया तो हो गया। तू से एक बात लेकर सुना लग रहा मैंने जब का। अरे कौन है? चल। ये क्या बात है जनाब? ये क्या कर रहे हो? विनय का मर्डर और नितिन पे अटैक तुम दोनों ने किया है, ये तो हम जानते हैं। किसके कहने पे किया है बस ये बताओ। बताओ सर, हमारे पास उसकी गाड़ी का नंबर था साहब। हमें बताया गया था कि वो गाड़ी में अकेला आएगा उसे मारना। नहीं क्या? किसने कहा था नितिन को मारने के लिए? कुणाल ने। कौन कुणाल? चल, क्या हुआ साहब? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। बताता हूँ थाने में क्या किया तूने। साहब कुछ नहीं किया मैंने साहब। चल इसको। बोल, विनय का खून क्यों किया और नितिन पे अटैक क्यों करवाया? साहब मैं नितिन के ऑफिस में प्यून। मेरे पूरे परिवार को पैसों की बहुत जरूरत थी, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। फिर मैंने सोचा कि सुसाइड कर लूं। फिर इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स पढ़कर मुझे समझ में आया कि सुसाइड करने पर इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिलते सर। फिर मैंने एक अलग ही बात सोची। कुणाल मेरे ऑफिस में काम करता है, उसका भाई कुछ चोरी वोरी करके कुछ 2-4 बार जेल में जा चुका है सर। मुझे पता था वो मेरा काम करेगा और इस तरह से मैंने अपने खुद के मर्डर का पूरा प्लान बना लिया।
जिस रात को मेरा मर्डर होना था उसी रात को मैं अपनी फैमिली को लेकर डिनर पे गए ताकि जिंदगी के 4 आखिरी पल खुशी के बिता पाऊं उनके साथ। लेकिन बदकिस्मती से विनय मेरी गाड़ी लेकर चला गया। मैंने कुणाल को फोन करके बताने की बहुत कोशिश की सर कि गाड़ी में मैं नहीं हूं, विनय है, लेकिन उसका फोन नहीं लगा सर, नॉट रीचेबल था। मैं सच कहता हूं साहब, विनय को मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। उस दिन मरना तो मुझे था सर, मेरी हिस्से की मौत विनय लेकर चला गया। फिर भी मैंने कुणाल को कहा कि मेरा मरना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने और एक प्लान बनाया। अफजल को बुलाया और हाँ अफजल आ जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अपने बंदों को भेज दो द्वारका सेक्टर 18 में 20 मिनट में। अफजल को उकसाया ताकि वो मुझ पे हाथ उठाए। मैं तो सर, ये अफजल मुझे मार देगा सर, ये मार देगा मुझे। द्वारका सेक्टर 18 में जल्दी आ जाइए। मैं चाहता था कि मेरे मर्डर के केस में अफजल फंस जाए। सब मेरा किया हुआ है, क्योंकि और कोई चारा नहीं था मेरे पास। मेरी पत्नी प्रीति मुझे अक्सर कहा करती थी, धमकियां देती थी कि अगर मैं मेरे परिवार को छोड़कर कहीं अलग नहीं रहने गया उनको लेकर, तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी सर। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मर जाऊंगा तो घर वालों को तो इंश्योरेंस के पैसे तो मिल जाएंगे सर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि त्रिवेदी परिवार और उसका हर सदस्य एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था, लेकिन इस मुश्किल दौर से गुजरने के लिए नितिन द्वारा बनाई गई अपने ही कत्ल की योजना का ना तो कोई तर्क दिखाई देता है और ना ही कोई औचित्य। इंसान इस तरह के गलत फैसले सिर्फ तभी लेता है जब उस इंसान का अपने हालात को देखने का नजरिया गलत होता है या फिर उनसे बाहर निकलने की उसकी नीयत में खोट होता है। और इस परिवार का ना तो नजरिया सही था और ना ही नीयत। विनय ने सादिया से शादी तो की, लेकिन उसे अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल तक नहीं था। शगुन अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझती थी, लेकिन उसकी नीयत में खोट थी। वरना वो अपने पति अरविंद को फंसाने की साजिश रचने की बजाय उससे बातचीत करके समस्या का हल निकालने की कोशिश करती। नितिन भी अपने पैसे की कमी को अपनी समझ और अपनी मेहनत से पूरा कर सकता था, जो कि सही भी होता, लेकिन इनमें से हर किसी ने वही किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, और नतीजा उनकी कहानी का अंत इतना दुखद रहा। इस कहानी में हम सब के लिए सबक है कि हम अपनी नीयत और नजरिए दोनों की दिशा और दशा का ख्याल रखें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।